आलोक पांडे से बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। आलोक जी, ये नैरेटिव का बहुत जोर पुख्तई के साथ ट्रेवल कर रहा है कि पूर्वांचल में केवल जात चलती है, न नेता, न दल, न मुद्दा, न उम्मीदवार का चेहरा। जात क्या है उम्मीदवार की, इस पर सारा खेल आके टिकता है। भूमियार खिलाफ यादव, यादव के खिलाफ बामन। ये जो एक सामाजिक समीकरण है, कहा जाता है पूर्वांचल केवल इसी पर आधारित होकर वोट देता है। और इस बार कुछ खासतौर पर गैर बीजेपी दल जो है, विपक्षी दल हैं, वो इस बात को और ज़्यादा जोरदारी से कह रहे हैं कि अरे अब तो चुनाव जात पर चला गया, इसलिए मामला फंस गया बीजेपी का, जात पर चला गया। क्या स्थिति है? सच में जात पर चुनाव चला गया, बाकी सब चीज़ें गौण हो गई एक? और क्या केवल पूर्वांचल में ही जात महत्व रखती है, बाकी शेष देश में नहीं रखती? अमिताभ सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका जो दूसरा प्रश्न है, इसको पहले उत्तर देता हूं तो हमारे दर्शकों को और समझ में आए। भारत में जाति सब जगह है, साउथ में भी है, उत्तर प्रदेश में है, कानपुर में है, और नोएडा में बैठे हैं आप, वहां भी होगी। जाति तो आधार है इस देश का, उसको कैसे बदल सकते हैं? लेकिन जब डेवलपमेंट जहां नहीं पहुंचता, देखिए 4 प्रमुख मुद्दे इस देश में रहते हैं, जाति है, धर्म है, चेहरा है और फिर मुद्दा है। अगर मुद्दे पर नंबर 1 पर चुनाव होता तो विकसित इकोनॉमी होते इस देश में। लेकिन क्योंकि मुद्दा जो बनता है वो जाति बनती ही बनती है, लेकिन केवल पूर्वांचल पर तो हम पूर्वांचल को फिर बदनाम करते हैं। पूरे भारत में बनती है, तमिलनाडु में भी बनती है, उत्तर प्रदेश में भी बनती है। दूसरी बात आते हैं कि पूर्वांचल में ही क्यों जोड़ दिया जाता है, क्योंकि पूर्वांचल में विकास की जो गंगा है वो सूख जाती है। तो जब हम विकास की गंगा और धीमी हो जाएगी तो जाति रूपी जो मैं उसे विष कहना पसंद करता हूँ, क्योंकि जाति बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन जात के आधार पर वोट पड़ते हैं। लेकिन पूर्वांचल क्योंकि विकास से पिछड़ा रहा है, इसीलिए जाति का मुद्दा प्रमुखता से आता है। और विपक्ष को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी जाति में कमजोर है, वो अभी 2014 के पहले की बीजेपी को माप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा जाति का मैनेजमेंट मैं इस समय मानता हूं कोई पार्टी भी करके नहीं कर पा रही है। बीजेपी जात के मामले में बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रही है। तो अगर जाति पर भी चुनाव है तो पूर्वांचल में बीजेपी को लाभ मिलेगा, और डेवलपमेंट और जाति दोनों पर है, तो दोनों पर। ठीक है आलोक पांडे, ठीक। फराज किदवई साहब के पास चलूंगा। फराज साहब, चुनाव जात पर आ गया, इसीलिए राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी आंधी चल रही है, 80 में 80 जीतेंगे, एक। और दूसरा प्रश्न ये कि अगर चुनाव जात पर है भी, पूर्वांचल में 13 सीटों पर मान लें हम, ठीक है ना, तो भी जाति के प्रबंधन में, जाति के संयोजन में भाजपा कब कहां किससे पिछड़ी? फराज किदवई साहब। अमिताभ जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स की, जात की। तो जात जो है वो पूर्वांचल में 2 तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन को। एक वो जात है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और एक वो जात है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी भी अक्सर कहते हैं कि एक जात गरीब की है, एक किसान की है, एक महिला की है और एक यूथ की है। अब आप देखिए कि पहले उस जात की बात कर लें जो प्रधानमंत्री बोलते हैं। इन चारों जात में जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उन चारों जात में 2014 के बाद से इन चारों की क्या पोजीशन है, इन चारों के साथ क्या व्यवहार हुआ है, प्रधानमंत्री जी के ही होम मिनिस्ट्री के मंत्रालय की कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी जात गरीब है, और जाहिर सी बात है गरीबी SC, ST और OBC में सबसे ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसके हिसाब से भारत का जो 1% जो टॉप क्रीमी लेयर है, उसके पास देश के लगभग 55% संसाधन है। और अमिताभ अग्निहोत्री जी और फराज किदवई मिल करके जो GST देते हैं, यानी कि जो बॉटम 50% लोग जिनके पास देश की कमाई का कुल 13% हिस्सा है, वो लगभग 60% के आसपास हम GST देते हैं। यानी कि अगर एक कोका कोला या एक चिप्स अमिताभ जी आप खाते हैं, मैं खाता हूं, या मुकेश अंबानी जी खाते हैं, तो बराबर का GST हम लोग देंगे। लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम करके 22.5% कर दिया जाएगा, और लगभग 1.5 लाख करोड़ का साल में चूना लगाया जाएगा।
अपने अमीर मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। फराज भाई, दूसरी बात अमिताभ जी, एक मिनट, बहस के आरंभ में आंकड़े नहीं, वो बहस को बोझिल बना देते हैं, बीच में दे दीजिएगा। बहस के आरंभ में आंकड़े बहस को बोझिल बना देते हैं। ये सेमिनार थोड़ी ना है कि ड्यू में अपन सेमिनार कर रहे हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, हम वहां बता रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडेक्स क्या कह रहा है। ना, तो गांव देहात में तक बात जाती है। दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन एक बात कह के मैं ऋचा राजपूत के पास जाऊंगा, फिर पीयूष मिश्रा के पास। मैं ये नहीं समझ पाता, मैंने कई विपक्ष के नेताओं से व्यक्तिगत भी पूछा, जो बात फराज किदवई साहब ने कही कि महिला नहीं, गरीब, महिला, किसान और युवा, इसमें 100% आबादी आ गई भारत की। ये नहीं तो 99 तो आई गई। वो बताते हैं विपक्षी लोग कि ये चारों भाजपा से बहुत ज्यादा नाराज हैं, मतलब मिल जाए भाजपा तो लाठीन से मारें। मैं उनसे बहुत विनम्रता से पूछता हूं कि 14 छोड़ दो, उत्तर प्रदेश में आ जाओ, 17, 19, 22 इनको कौन जिता गया फिर भाजपा वालों को? जब 99% आबादी इनसे नाराज थी और आपसे खुश थी, तो जीतिए कैसे गए? आपके पास तो सारे इंडेक्स थे, सारी रिपोर्टें थी, और गरीब, महिला, किसान और नौजवान ये सब नाराज थे। तो किसान में बड़े बूढ़े भी आ गए, सब सारी जाति, सारा सिस्टम आ गया। तो जब सब इनसे नाराज थे, मुझे आज तक किसी बड़े बड़े नेताओं से मैंने व्यक्तिगत सवाल किया कि हंस के हाथ दबा देते हैं, कहते हैं अब क्या कुछ तो बोलना है, क्या बोल, आप ऐसे मत करो। इसका उत्तर कोई होगा कि नहीं होगा? इनको युगांडा वाले वोट देने आए थे, यूथोपिया वालों ने वोट डाल के भेजा था। यार क्या मजाक कर रहे हो? पूरा देश नाराज है और 303 सीट आ गई। अब बोले हमसे सारा देश खुश है, हमारी 42 आई। बोले गरीब, किसान, नौजवान, महिला, अगड़ा पिछड़ा, राजभर, नोनिया, चौहान सब हमारे साथ है मुसलमान सब। सीटें कितनी आई? बोले 2 आई, 3 आई। तो मजाक कर रहे हो भाई फिर तो लोकतंत्र के साथ? ऐसा नहीं। खैर, ऋचा सिंह जी, आज मैं राहुल जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी टाटा बाय बाय गुड बाय। वो आजकल वन लाइनर दे रहे हैं अच्छे, और आज तो गर्मी के चलते उनने एक बोतल पानी अपने ऊपर भी डाल लिया मंच पे, ठंडा रहे था कि माहौल। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंधी चल रही है, 80 में 80 जीत रहे हैं गठबंधन, यानी 17 राहुल गांधी जीत रहे और 63 अखिलेश यादव जीत रहे। तो फिर आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जो राहुल गांधी जी ने कहा कि आंधी चल रही है, तो आंधी तो चल रही है, और 2014 से भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, और इस आंधी में कांग्रेस और सपा का पहले भी 2017 में गठबंधन हुआ, और 2019 में भी कांग्रेस और सपा ने अपना परिणाम देखा कि किस तरीके से वो इस आंधी में, जो जनता के जनादेश की आंधी है, वो उससे उखड़ सकती है। आपको ये अच्छी तरीके से आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो 7वें चरण में 13 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उससे 11 सीटें जीती थी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि 11 सीटों के परिणाम में 2019 के बाद आप भव्य राम मंदिर का निर्माण, जो पूर्वांचल के लोगों के मन और आत्मा में बस चुका है, उसको जोड़ दीजिए। और साथ ही साथ पहला चुनाव ऐसा है जो बिना भयमुक्त, माफियाओं के राज के बिना और माफियाओं की मौजूदगी के बिना जो चुनाव को प्रभावित करते थे, उनके बिना होने जा रहा है। और ये भयमुक्त चुनाव आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन, विरासत और विकास के समन्वय की जो अनूठा संगम पैदा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए। अब आ जाए जाति की बात पर, जिसकी बात आप कर रहे थे। आपने शुरू में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन कही अमिताभ सर कि जाति उत्प्रेरक हो सकती है, लेकिन जाति चुनाव में परिणाम नहीं दे सकती और बहुमत के परिणाम तो कतई नहीं दे सकती है। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आज उत्तर प्रदेश को, विशेषकर पूर्वांचल, आप अगर बता रहे हैं कि किस तरीके से जातिगत ताना बाना वहां पे मजबूत है, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में आज जातियों का ताना बाना टूटा है। और कौन सी ऐसी जाति है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है? अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया था, लेकिन पीडीए के इस नारे में उनके पास ना राजभर जी मौजूद है,
ना अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ है, दारा सिंह चौहान जी उनका साथ छोड़ चुके हैं, महानदल के नेता उनके साथ छोड़ चुके हैं। कल बलिया में जिस तरीके से नारद राय जी ने अपमान बताकर पार्टी छोड़ दी, तो इसके परिणाम आने जा रहे हैं। और 2024 में हम जो 7वें चरण का चुनाव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 13 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। और मैं एक अंतिम बात और महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से छठे चरण में समाजवादी पार्टी को एक समझ में आ गया कि उसका पूरा जो मोह भ्रम उसने बनाया हुआ था और जो संविधान को असुरक्षित बताकर उसने कार्ड खेलने का प्रयास किया था, उसका भ्रम उसने अपने मंच से ही तोड़ दिया। जब छठे चरण के चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आजमगढ़ की जमीन से अखिलेश यादव जी के मंच से उनको धर्म से आधारित आरक्षण का जो है घोषणा करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हम धर्म आधारित आरक्षण लागू करेंगे और इसके लिए जरूरी होगा तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। तो इसका मतलब पूर्वांचल के लोग, पूर्वांचल का SC ST OBC ये समझ रहा है कि अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन के नेतृत्व में उसके हित और अधिकार असुरक्षित हो चुके हैं। और पूर्वांचल का यादव विशेषकर उसको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि मोहन यादव अगर कहीं हो सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं। अखिलेश जी फिर से आता हूँ, अभी रुकना होगा, दोबारा मैं आता हूँ आपके पास। पीयूष मिश्रा के पास चलूंगा। और पीयूष मिश्रा इसलिए खास हैं क्योंकि इनके अध्यक्ष जो हैं राजभर जी, हमारे मित्र हैं, वो मेरे ख्याल से अकेले नेता होंगे, अब एक आधा और हो तो मुझसे नाराज नहीं कि शायद अकेले होंगे, जो एक सांस में 50 जातियां गिना देंगे। बाकी सबको गूगल देखना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर एक सांस 50 जातियां गिना देते, उनकी सांस फूल जाए लेकिन वो गिना 50 देंगे क्या? और ऐसी ऐसी जात छोटी छोटी गिना देते जो सामान्यतः पता भी नहीं हो। पीयूष मिश्रा जी, लोग कह रहे भैया पूर्वांचल में कुछ नहीं चल रहा, न पीला गमछा न नीला गमछा, क्या केवल जात चल रही है, ये क्या मसला है? और अगर मान लीजिए जात चल रही है तो इस चलती हुई जात में आप कहां खड़े हो और आपके विरोधी कहां खड़े हैं? देखिए अमिताभ जी, नमस्कार जी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, चाहे वो जातियों का नाम हो, उन जातियों को जो भी एक सांस में वो गिनाते हैं, उन जातियों को हिस्सा, अधिकार और उनको चाहे हिस्सेदारी की बात हो, चाहे किसी भी पटल पर रखने का काम हो। आपको याद होगा 2022 के चुनाव में वंशी समाज से एक हमारा कैंडिडेट हरदोई से लड़ा। कई लोग नहीं जानते वंशी समुदाय कहाँ है, कहाँ होती है। तो ऐसी जातियां जिनका हक, हिस्सा और अधिकार समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार ने खा लिया। आपको याद होगा अच्छे से कि 2013 में एक न्यूज आर्टिकल आया था कि 2 ही जातियों ने सबसे ज्यादा पिछड़ों के आरक्षण का शोषण किया और पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला, 2 ही जातियां खा गई, जिसके लिए हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, चाहे वह अब रोहिणी आयोग के रूप में लागू होने की प्रबल संभावना है। अगर कोई कर भी सकता है उसको, मतलब 7, 9 और 11 के अनुपात में आरक्षण का वर्गीकरण, जिसके लिए काफी चर्चा हमारी आपसे हो भी चुकी है। तो केवल माननीय मोदी जी ही और भाजपा की सरकार में ही संभव है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन जातियों का नाम गिनाते हैं, उन जातियों का नाम इसलिए गिनाते हैं क्योंकि आज तक वो अपने हक, हिस्सा, अधिकार से वंचित रहे हैं। आज मैं वर्तमान में मैं घोसी में हूँ। अभी आपका यहाँ से फोन आया कि डिबेट है सर के साथ, तो मैं ब्रजेश पाठक उनकी केशव प्रसाद मौर्य जी की मधुबन में रैली थी, निपटाया वहां पे तुरंत और चला आया कि कमरे पे पहुंच के आपके डिबेट को ज्वाइन कर सकते। तो काफी यहाँ पे जो घोसी की जनता है वो समझदार है, जानती है कि कल्पनाथ राय जी के न रहने के बाद यहाँ की स्थिति कहाँ चली गई, कितने कॉटन मिलें बंद हो चुकी हैं, आज की क्या व्यवस्था हो चुकी है मऊ, घोसी, रसड़ा, मधुबन और मोहम्मदाबाद, गोहना में, सब 5 विधानसभाओं में आज क्या हाल है। और इसी कारण हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, उनके लड़के माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी आगामी 1 जून को छड़ी चुनाव चिन्ह पे हमारे यहाँ घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहां तक रही जातियों की बात, जातियों को इसलिए वो गिनाते हैं क्योंकि ठीक नहीं, बिल्कुल गिनाए, लोकतंत्र में सबको सबकी आजादी, ठीक बात पीयूष जी।